हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकजेक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें जितने भी वंश आए, जैसे सबसे पहला वंश आया था स्लैव डायनेस्टी आया था, उसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर उसका 1290 तक था। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आते हैं, बहुत सारे वंश आते हैं। तो सभी के बारे में एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहला वंश क्या था हमारा? स्लेव डायनेस्टी। उसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक। उसका फाउंडर किसने किया, यानी कि स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आ जाते हैं। गुलाम वंश को और किस किस नाम से मतलब समझते हैं हम लोग, इसके बारे में भी सारी चीज़ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। ममलुक वंश, ममलुक का अर्थ होता है जैसे कि स्वतंत्र माता पिता के जो शासक जितने भी होते हैं उसको ममलुक वंश कहा जाता है। और दूसरा ये भी कहा जाता है उसको इलवारी वंश के नाम से भी जाने जाते हैं, इलवारी वंश। ठीक है, इसके बाद फाउंडर कौन थे? फाउंडर व कुतुबुद्दीन ऐबक। मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। आप सभी बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे वीडियो देखिएगा, इसमें एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फाउंडर यानी कि स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक है, उन्होंने शासन करा था। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बनता है आप सभी का, ऐबक का अर्थ क्या होता है? कभी आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाएंगे ऐबक का अर्थ, तो आप सभी को आना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे, ऐबक का अर्थ होता है गॉड ऑफ मून। गॉड ऑफ मून होता है, ऐबक का अर्थ होता है यानी कि चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। सारे पॉइंट सभी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते, यानी कि लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। लाख बख्श। ठीक है, लाखों में दान दिया करते थे। इसके बाद आते हैं मेन पॉइंट है, यानी कि कुतुबुद्दीन जिस टाइम शासन कर रहे थे उस टाइम इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं गुलाम थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इल्तुतमिश उस टाइम राज्यपाल थे, यानी कि गवर्नर थे। कहाँ का? बदायूं का। बदायूं कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप सभी क्लियर हो जाएंगे। इतने सारे चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सारे चीज़ था। इसके बाद कौन शासन करते हैं? तो इसके मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाते हैं। चौगान या पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में ही है।
जानवरों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके मकबरा के बारे में आप लोग से पूछेंगे एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा लाहौर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। इसके बाद उसके पुत्र का नाम है आराम शाह। तो 1210 ईस्वी में आराम शाह शासक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आराम शाह के बारे में बस एक मेन पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। बस एक ही पॉइंट है इसके बारे में। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर हो जाते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सारे डिस्कस करेंगे। 1210 ईस्वी में आ जाते हैं आराम शाह। आराम शाह से बस एक क्वेश्चन है, यानी कि आराम शाह जब सिंहासन पे बैठते हैं तो जूर नामक जगह जो पंजाब में है, तो जूर का युद्ध सबसे पहले लड़ा था उन्होंने। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जूर का युद्ध हुआ था। आप सभी ये भी ध्यान रखिएगा, जूर कहाँ पर है आपसे पूछ दिए जाएंगे। जूर जो जगह है ये कहाँ पर है, तो ये जूर जगह पंजाब में स्थित है। ठीक है, जूर का युद्ध लड़ा गया था जिसमें आराम शाह की हत्या कर देते हैं इल्तुतमिश। तो हत्या कर देते हैं, इसके बाद कौन शासन करेंगे? इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी में हत्या कर देते हैं। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। सभी का टाइम पीरियड आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद रखना सारे चीज़ का। तो इल्तुतमिश से सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए ये बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। इंडिया यानी कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश। और सुल्तान की उपाधि दिए जाते थे बगदाद के खलीफा के द्वारा, यानी कि जितने भी जो सुल्तान की उपाधि देते थे सब बगदाद के खलीफा ही देते थे। तो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे भारत के प्रथम सुल्तान कौन थे जिनको खलीफा की उपाधि दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। भारत का प्रथम सुल्तान। एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में हमने अभी पढ़ा था, आराम शाह के बारे में पढ़ा था। तो आराम शाह से एक क्वेश्चन था, जूर का युद्ध लड़ा था उन्होंने। इसी युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर देते हैं। इसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं 1211 से लेकर 1236 तक उसका टाइम पीरियड था। उससे पहले हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश पढ़ा था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला बात ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे भारत को जो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जिसकी नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। और उसका पूरा काम किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा काम करवाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इल्तुतमिश के बारे में। उन्होंने 1215 ईस्वी में उन्होंने लड़ा था थर्ड बैटल ऑफ तराइना युद्ध। ठीक है,
तराइना का युद्ध लड़ा था उन्होंने, तराइन का तीसरा युद्ध और किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। आप सभी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तराइना का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, तो 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें से यल्दौज की पराजित हुई थी और इल्तुतमिश जीत गए थे। यल्दौज की पराजित हुई थी, ठीक है, हरा दिए थे यानी यल्दौज को। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं 1221 ईस्वी में 1215 ईस्वी में तराइना का तीसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद 1221 ईस्वी में कौन आते हैं, चंगेज खां। 1221 ईस्वी में कौन आते हैं, आक्रमण करते हैं भारत पे, चंगेज खां आक्रमण करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंगेज खां कब आक्रमण किया था, तो 1221 ईस्वी में किया था। और चंगेज खां कहाँ के रूलर थे, सबसे पहला पॉइंट तो एशिया के रूलर थे, एशिया के सबसे क्रूर एवं बदनाम शासक थे। सबसे बदनाम रूलर, ठीक है। आप सभी ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और चंगेज खां का वास्तविक नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि चंगेज खां कब आक्रमण किया था भारत में, तो 1221 ईस्वी में किया था। और कहाँ के शासक थे, तो एशिया के शासक थे, सबसे क्रूर और बदनाम शासक थे। उसका वास्तविक नाम पूछे जाते तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक नाम था उसका तैमूचिन। चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमूचिन। तैमूचिन, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। इसमें जितने भी दिल्ली सल्तनत आज हमने स्टार्ट करा था, तो सारे इसमें क्लियर करेंगे, एक एक जितने भी डायनेस्टी आएंगे सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आराम शाह के बारे में कुछ पॉइंट थे, एक वो हम क्लियर किए। इसके बाद कौन आगे, इल्तुतमिश आ गए। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके वास्तविक यानी दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माने जाते हैं और भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश थे। और अगला पॉइंट है 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश जीत गए थे और यल्दौज की पराजित हुई थी। और सेकेंड पॉइंट है 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण होता है, जो एशिया के रूलर थे, एशिया के सबसे क्रूर एवं बदनाम शासक थे। और इसका वास्तविक नाम था तैमूचिन। तो यहाँ से ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। इसके अगले वाले तो इल्तुतमिश ने क्या क्या चीज़ें चलाई थी, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने चलाई थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले उन्होंने चलाया था सिल्वर कॉइन्स। आपके एग्जाम में बार बार ये चीज़ें सब पूछी जाती है। चांदी के सिक्के किसने चलाया था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर टाका, ठीक है। पहला हो गया आपका सिल्वर कॉइन्स चलाए थे, यानी टका या फिर टका चलाया था उन्होंने। इसके बाद क्या चलाए थे, जितल चलाया था उन्होंने, कॉपर कॉइन्स। यानी जितल।
यहाँ से ये दो चीज़ें क्लियर हो गया आपका। सिल्वर कॉइन्स चलाया था, टका या फिर टका चलाया था, कॉपर कॉइन्स चलाया था, जीतल चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। तो ये सारी चीज़ आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, ये सभी को पता होंगे इल्तुतमिश के पास हजारों गुलाम थे, पर इस हजारों गुलाम में से जो 40 विश्वसनीय व्यक्ति था उसमें 40 सरदारों के एक ग्रुप बनाया था जिसको दल चालीसा कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दल चालीसा किसने स्टार्ट किया था या फिर किसने शुरुआत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। दल चालीसा को तुर्कन ए चहलगामी भी कहा जाता है, चहलगानी या फिर दल चालीसा, या फिर दल चालीसा भी कहा जाता है। किसने आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ठीक है, जिसमें 40 सरदारों का एक ग्रुप था। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दल चालीसा किसने आरंभ किया था? दल चालीसा या फिर तुर्कान ए चहलगामी। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इक्ता। इक्ता या फिर इक्तेदार या फिर इक्तेदारी का मतलब ये होता है जितने भी इसमें मेंबर होते हैं उसको कोई सैलरी या फिर वेतन नहीं दी जाती है, जो चीज़ें सामान लूटपाट के लिए जाते वही उसको दिए जाते। तो इसी को एकता या फिर इक्तेदार कहा जाता है। आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, एकता या फिर इक्तेदारी या फिर इक्तेदार प्रथा की शुरुआत किसने करा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्ता, इक्तेदार या फिर इक्तेदारी प्रथा की आरंभ इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से आप सभी ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है इल्तुतमिश से रिलेटेड, आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इसका पूरा काम 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं गुलाम थे इल्तुतमिश, उसका टाइम पीरियड था 1229। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कैपिटल कहाँ पे थी? लाहौर में थी। और इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में चेंज कर दिया राजधानी को, पहले लाहौर थी, लाहौर से कहाँ कर दिया? दिल्ली। कैपिटल शिफ्टेड, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये सारी चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। लाहौर से दिल्ली किसने राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1229 ईस्वी में किया था। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सन भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाएंगे किसने स्थानांतरित किया था लाहौर से दिल्ली। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ये सभी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे की चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। जब इल्तुतमिश शासन कर रहे उसी टाइम उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर देते हैं।
फिर भी कुछ समय के लिए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो कुछ दिन के लिए 6 महीने 7 दिन के लिए राजा बनते हैं। फिर रजिया सुल्तान ने दिल्ली के जनता के द्वारा हेल्प लेकर उसको मरवा देते हैं। इसके बाद 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान शासक बनते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत कम समय उन्होंने शासन किया था। आपके एग्जाम में पूछ भी दिए जाएंगे तो आप सभी ध्यान रखिएगा। बस उन्होंने 6 महीने 7 दिन शासन किया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश के पुत्र थे। ठीक है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। टाइम ध्यान रखिएगा। उसके मकबरा भी दिल्ली में, दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा है। तो इल्तुतमिश के बारे में सारी चीज़ यहाँ से हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सारी चीज़ यहाँ से आप सभी को कवर हो जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर होगा रजिया सुल्तान। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा आप सभी। टाइम पीरियड था उसका 1236 से लेकर 1240। टाइम पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रजिया सुल्तान जब दरबार में आते थे तो मर्दों वाले ही पोशाक पहना करते थे। इसी के बोल्डनेस की वजह से उसको बेगम की जगह पे सुल्तान बोलते थे सब। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक उसका टाइम पीरियड था। इसके बीच में जो चीज़ें हुई है इसके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है रजिया सुल्तान 2 विश्वसनीय व्यक्ति को इख्तियार घोषित किया था, जिसमें से पहला था एतगीन था, जिसको इख्तियार बनाया था उन्होंने बदायूं का। बदायूं जो यूपी में जगह है। बदायूं का इख्तियार बनाया था। सेकंड है अल्तुनिया। सेकंड है अल्तुनिया, जिसको इख्तियार बनाया था पंजाब के भटिंडा का। इख्तियार भटिंडा। ये भी ध्यान रखेंगे, भटिंडा जगह पंजाब में है। ठीक है, ये एतगीन और अल्तुनिया रजिया सुल्तान के 2 विश्वसनीय व्यक्ति था, जिसको उन्होंने इख्तियार बढ़ाया था। पहला बदायूं का, जो जगह कहाँ पर है, यूपी में है। और सेकंड था अल्तुनिया, जिसको इख्तियार बनाया था भटिंडा, पंजाब का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है याकूत खां।
याकूत खां से ध्यान रखेंगे, याकूत खां थे इल्तुतमिश के घोड़े के देखरेख करना या फिर नहलाना धुलाने का काम याकूत खां करते थे। जब रजिया सुल्तान राजा बनी उस टाइम याकूत खां को शाही घोड़े के मंत्री बना दिए, जिसको आमिर आखुर कहा जाता था, जिसको यानी कि जो शाही घोड़े होते थे इसके मंत्री बना दिए। उसी के खिलाफ उसके एक भाई थे रजिया सुल्तान का, बहराम खां, उसके खिलाफ हो गए, और जो दल चालीसा में 40 लोग थे इसके खिलाफ हो गए थे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, याकूत खां जिसको आमिर ए आखुर आमिर आखुर बनाए। ये भी ध्यान रखिएगा, आमिर आखुर का मतलब होता है शाही घोड़ों का मंत्री। यानी जितने भी शाही घोड़ा होंगे सभी की देखरेख कौन करेंगे? याकूत खां। आप सभी ध्यान रखें, जो याकूत खां थे जिसको आमिर आखुर घोषित किया था, यानी जितने भी शाही घोड़ा होंगे उसको देखरेख करने के लिए मंत्री बनाया गया था। याकूत खां रजिया सुल्तान के प्रेमी थे। ठीक है, इसके बाद इससे आगे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, यानी अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था। अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था 1240 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप सभी, टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। अल्तुनिया का विद्रोह 1240 ईस्वी में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था। उसी समय याकूत खां और रजिया सुल्तान पंजाब के भटिंडा जा रहे थे और रास्ते में ही अल्तुनिया ने याकूत खां को हत्या कर देते और याकूत खां को हत्या करते ही अल्तुनिया फिर पंजाब जाते हैं, पंजाब के भटिंडा। इसी समय से वहीं पे रजिया सुल्तान को 2 शर्तें रखती है रजिया सुल्तान के पास। पहला ये कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए या फिर सेकंड मुझसे शादी कर लीजिए। तो रजिया सुल्तान शादी कर लेते क्योंकि अल्तुनिया को दिल्ली के राजा बनना था, इसीलिए। रजिया मैरिड टू अल्तुनिया। रजिया मैरिड टू अल्तुनिया, ठीक है। मैरिड टू अल्तुनिया। अल्तुनिया और रजिया निकाह कहाँ पे किया था? तो कैथल में किया था, जो हरियाणा में एक जगह है उसका नाम है कैथल। कैथल में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब विश्राम कर रहे थे रात को, तो दल चालीसा के 40 जितने भी ग्रुप में सरदार थे, यहाँ जाकर के बहराम शाह ने उसको आदेश दिया था अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मारने का। तो दोनों को हत्या कर दिए थे। कैथल एक जगह है, वहीं पे हत्या कर दिए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सभी 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को मार दिया गया था। तो रजिया का मकबरा भी कहाँ होंगे? कैथल में। रजिया और अल्तुनिया का दोनों का मकबरा कैथल में ही है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे जाएंगे रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, तो कैथल हो जाएगा, जो हरियाणा में एक जगह है।
ये भी आप सभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर कौन हो जाएगा? बहराम शाह। तो बहराम शाह के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगला रूलर कौन हो जाएगा? बहराम शाह। बहराम शाह के बारे में पढ़ लेते हैं। बहराम शाह, ठीक है। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1240 से लेकर 1242, क्योंकि 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या करवा देते हैं, बहराम शाह करवा देते हैं। इसके बाद अगला रूलर हो जाते हैं बहराम शाह। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है? 1240 से 1242। उन्होंने क्या क्या काम करवाया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले उन्होंने करवाया था दल चालीसा का हेड बनवाया था। सबसे पहले दल चालीसा का हेड, यानी कि दल चालीसा के जो हेड होते थे इसका क्या नाम दिया गया था उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या कहते थे उसको? नायब ए ममुलकात। सबसे पहले जो दल चालीसा के हेड होते थे इसका नाम क्या दिया गया था, यानी उसको क्या कहते थे? नायब ए मुमलकात कहा जाता था। और सबसे पहला नायक कौन था उसका भी नाम लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। जो हेड बनाए थे बहराम शाह उसको क्या कहा जाता था? नायब ए मुमलकात कहा जाता था। और सबसे पहला नायक कौन था? सबसे पहला नायक था एत्तगीन था, क्योंकि हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान में, रजिया सुल्तान के जो दो विश्वसनीय व्यक्ति था, पहला था एत्तगीन और सेकंड था अल्तुनिया। एत्तगीन को बदायूं का इख्तियार घोषित किया था और सेकंड था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया को पंजाब के भटिंडा का इख्तियार घोषित किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या काम किया था इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में तो क्या आक्रमण हुआ था। ये बहराम शाह के टाइम पे ही हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जो मुगलों का दूसरा आक्रमण हुआ था, तीसरा आक्रमण उन्होंने किया था, तो वो किसके समय में किया गया था? तो बहराम शाह के समय में किया गया था। एंड दिल्ली सल्तनत पर प्रथम आक्रमण था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो मुगलों का आक्रमण हुआ था ये किसके टाइम में, यानी कि ये थर्ड है। मुगलों का तीसरा आक्रमण हुआ था, ये बहराम शाह के समय में हुआ था, जब ये राजा थे उस टाइम हुआ था। एंड दिल्ली सल्तनत पर प्रथम बार हुआ था। ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ हो गया, बहराम शाह के बारे में हो गया था। ये तो इतना पता ही होगा आप सभी को कि बहराम शाह रजिया सुल्तान के भाई था, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूर राजा था। ये नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान कभी राजा बने, लेकिन इल्तुतमिश जब राजा थे उसी टाइम रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। बट 1240 ईस्वी में जो बहराम शाह राजा बने थे कुछ दिन के लिए, मतलब अभी हाँ 1240 में उन्होंने जो बना था बिना उसके मर्जी से बना था, तब बाद में उन्होंने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मरवा दिया था। इसके बाद ये राजा बन गए। तो ये सारी चीज़ आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नसरुद्दीन महमूद फिरोज शाह था, उन्होंने
बहराम शाह की हत्या कर देते हैं, यानी कि जो नसरुद्दीन फिरोज शाह थे उनके बेटा बहराम शाह को हत्या करवा देते हैं। इसके बाद अगला रूलर कौन हो जाता है दिल्ली सल्तनत का? मसूद शाह। ठीक है, इसके बाद अगला रूलर हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं, तो इसके बाद अगला रूलर हो जाते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाते हैं। सॉरी, नसरुद्दीन महमूद। इतने मतलब एक जैसे सभी का नाम दिया गया है इसमें, तो थोड़ा सा पता नहीं, सबका एक ही जैसे नाम लगता रहता है। तो उसका टाइम पीरियड था 1246 से लेकर 1265 तक। ठीक है, एक चीज़ है इसमें आप सभी ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्लैब डायनेस्टी पढ़ते हैं या फिर खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हैं या फिर इससे पहले के जितने भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन आधुनिक सारे चीज़ें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ होती है, उसका टाइम पीरियड याद रखना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के लिए। जो बच्चे बोलते हैं कि टाइम पीरियड याद रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बट आप सभी को टाइम पीरियड तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी याद रख लीजिएगा, इजली तरीके से याद करके बार बार लिखेंगे तो टाइम पीरियड भी उसका याद हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, टाइम पीरियड भी याद रखना। नसरुद्दीन महमूद था, उसका टाइम पीरियड था 1246 से लेकर 1265। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा नसरुद्दीन मोहम्मद का वजीर कौन था? वजीर या फिर प्रधानमंत्री? बलबन। बलबन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, सबसे होशियार राजा था, सबसे होशियार, क्योंकि उन्होंने बलबन 20 साल तक वजीर या फिर प्रधानमंत्री बनकर राज किया। इसके बाद 20 साल तक उन्होंने राजा बनकर शासन किया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा होशियार राजा था बलबन। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी नसरुद्दीन मोहम्मद का टाइम पीरियड था 1246 से लेकर 1265, और उनका वजीर यानी प्रधानमंत्री कौन था? बलबन था। तो आगे हम पढ़ेंगे अब बलबन के बारे में। तो बलबन के बारे में पढ़ेंगे, उसका बलबन का टाइम पीरियड था 1265 से लेकर 1287, क्योंकि 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन बलबन। और ये बलबन काफ़ी ज़्यादा क्रूर राजा भी थे, जो बाद में हम लोग अभी पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा क्रूर थे। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि बलबन आते ही सबसे पहले उन्होंने दल चालीसा को ख़त्म किया था, क्योंकि हमने अभी तक स्लैब डायनेस्टी से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे कि दल चालीसा इन्होंने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सरदारों का जो ग्रुप रहता था, तो सबसे पहले बलबन ये सोचा कि सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ दल चालीसा के लोग ही है। 40 जो ग्रुप में होते हैं, स्टार्टिंग से देखते आ रहे, तो सबसे पहले उन्होंने दल चालीसा का ही अंत किया था। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दल चालीसा का अंत किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने किया था। सबसे पहला काम था उसका दल चालीसा का अंत किया था उन्होंने। और जब उन्होंने दल चालीसा का अंत किया था तो बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी, तो उसी के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी।
आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त एवं लौह नीति किसने चलाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? तो आप सभी को पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो ये सभी आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे की कहानी हम अभी पढ़ेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, रक्त एवं लौह नीति, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, किसने किया था, तो सारे चीज आप सभी को ध्यान रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया आपका, रक्त एवं लौह नीति किसने चलाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। और इसके बाद जर्मनी में किसने चलाई थी, ये भी देख लेंगे। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ध्यान रखेंगे, जर्मनी में रक्त एवं लौह नीति किसने चलाई थी? तो बिस्मार्क ने किया था। इसके बाद भारत में, तो आप सभी को पता होगा भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाने जाते हैं, ठीक है, भारत में आयरन मैन। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे की कहानी करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टार्टिंग से हम लोग जितने भी स्लेव डायनेस्टी पढ़ते आए हैं अभी तक, तो स्लेव डायनेस्टी से आप सभी के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट नए हैं या फिर उससे पहले जुड़े हुए हैं, तो नए स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप सभी को हेल्प मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक से इसमें चीज़ें पढ़ाई गई है। और पहले भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मगध डायनेस्टी, मगध बहुत सारे हो चुकी हैं। जैसे प्राचीन भारत में जितनी भी आपकी हिस्ट्री में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ अपलोड हो चुकी है। जैसे आपका प्राचीन में हो गया जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन और बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सारे चीज़ आप सभी यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे की चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पे बलबन के बारे में और भी। सिस्टम ऑफ सीजा एंड पैबोश। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, सीजा एवं पैबोस की रस्म किसने स्टार्ट की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने करा था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे सीजा का अर्थ क्या होता है, पैबोस का अर्थ क्या होता है। तो दोनों चीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीजा का अर्थ होता है
देखिए सीधा का अर्थ होता है झुककर सिर जमीन तक, यानी कि जब आप बादशाह या फिर बलवंत शासक है उसके सामने आप जाएंगे तो सिर झुकाकर उसको प्रणाम करना सीधा कहलाता है। अब पैबोस का अर्थ होता है बोल भी देती हूँ और मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देती हूँ, लिखा रहेगा तो आप सभी नोट कर सकते हैं और अच्छा से याद भी कर लेंगे। तो दोनों चीज़ के बारे में अर्थ समझ लेंगे आप सभी। सीधा का अर्थ होता है झुककर सिर जमीन तक, यानी बादशाह के नीचे। इसके बाद पैबोस का अर्थ होता है बादशाह के पैर पाँव चूमना। इसी से एक चीज़ याद रखेंगे, सिजदा एवं पैबोस के पूरी तरीके से शाहजहां ने खत्म किया था। पूरे तरीके से अंत औरंगजेब ने किया था सिजदा एवं पैबोस का। औरंगजेब आलमगीर का कहना यह था कि सिर्फ जो बंदा है ओनली बंदा के सामने सिर नहीं झुकाएगा, ओनली गॉड के सामने ये सिर झुकाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे हम। बारह सौ सतासी ईस्वी में मंगलों का आक्रमण जब हुआ था, मंगोलों का आक्रमण 1287 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था उस समय, पर दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण था। ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान पे तीसरा आक्रमण था, ये चीज़ें आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर। इस आक्रमण से ये हुआ 1287 ईस्वी में जब मंगोलों ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे, जब आक्रमण किया था उन्होंने, इसी आक्रमण में मारा गया। कौन मारा गया? तो बलवन का बेटा मारा गया। तो उसका नाम भी देख लेते हैं, बलवन का बेटा का नाम क्या था। बलवन का बेटा का नाम था शहजादा मोहम्मद। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अभी हमने पढ़ा था जो 1287 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पे, इसी आक्रमण में शहजादा मोहम्मद मारा गया। कौन है? तो बलवन का पुत्र है। ठीक है, मारा गया 1287 में। इसी समय जब शहजादा मोहम्मद मर जाते हैं इसी आक्रमण में, तो यही बलवन जो हर बात पे रक्त एवं लौह नीति अपनाते थे, सभी को बोलते थे, यही बलवन का बेटा शहजादा मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है तो पुत्र वियोग में ये भी मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? बलवन मर जाते हैं। सन क्या था? 1287 ईस्वी में डिप्रेस होके बलवन की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1287 ईस्वी में। और इसके मकबरा कहाँ पड़ा है तो ये भी ध्यान रखेंगे।
ये ध्यान रखिएगा आप सभी। बलवन का जो मकबरा है ये मेहरौली दिल्ली में है, आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। कहाँ पर है? तो मेहरौली के पास दिल्ली में है बलवन का मकबरा। और एक चीज़ यहाँ से ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पुत्र के वियोग में मरने वाला पहला राजा कौन था? तो बलवन था। और बलवन और शहजादा मोहम्मद का दोनों का मकबरा कहाँ पर है? तो दोनों का मकबरा दिल्ली में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है दोनों का मकबरा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा स्लैब डायनेस्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो स्टूडेंट करते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्लैब डायनेस्टी से टकराते क्वेश्चन। तो आप सभी वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, बार बार देखिएगा जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए या फिर सभी का टाइम पीरियड अच्छे से याद ना हो जाए, तो बार बार वीडियो को देखिएगा आप सभी एंड शेयर करते रहिएगा दोस्तों में। तो चलिए आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, बहराम शाह पढ़ लिया, इसके बाद बलवन पढ़ लिया और बलवन के सन के बारे में भी पढ़ लिया था, शहजादा मोहम्मद के बारे में। तो अगला रूलर कौन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का? बलवन के पोते, ठीक है, ग्रैंडसन। उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1287 से लेकर 1290 ईस्वी, क्योंकि हमने देखा था स्लैब डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक था। तो लास्ट राजा कौन हो जाएगा? कैकूबाद, जो कौन थे? बलवन के पोते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैकूबाद जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत पे राज करते हैं उस समय अफगानिस्तान में एक काबिला हुआ करते थे, उसी का एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, इसका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक सरदार हुआ करता था उस समय अफगानिस्तान का काबिला। ठीक है, तो मलिक फिरोज ने कैकूबाद को मरवा दिया था। ठीक है, कैकूबाद को क्या किया था? उन्होंने मरवा दिया था। इसके बाद अगला रूलर कौन हो जाएगा? कैमूर्स हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, बलवन के पोते राजा बना कैकूबाद बना था, 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक बना था। इसके बाद कैकूबाद को मलिक फिरोज ने मरवा दिया था। कैकूबाद जब शासन कर रहे होते दिल्ली में, उस समय अफगानिस्तान में एक काबिला हुआ करता था, इसी का एक सरदार था जिसका नाम था मलिक फिरोज। तो मलिक फिरोज ने कैकूबाद को मरवा देते हैं। इसके बाद अगला रूलर हो जाते हैं कैमूर्स हो जाते हैं, जो लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के सबसे लास्ट राजा कौन हो जाते हैं? कैमूर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कैमूर्स को भी मरवा देते हैं, मलिक फिरोज कैमूर्स को भी मरवा देते हैं। इसके बाद नया डायनेस्टी क्या आ जाते हैं? मलिक फिरोज खिलजी डायनेस्टी की एक नया स्थापना करते हैं और इसके सबसे लास्ट राजा कौन हो जाते हैं? कैमूर्स हो जाते हैं। आपसे पूछेंगे अगर क्वेश्चन कभी ऐसे बन सकते हैं स्लैब डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर्स हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मलिक फिरोज का ही नाम
हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में खिलजी डायनेस्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अभी तक फ्रेंड्स आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। इससे पहले मैं अभी बता दूं आप सभी को, जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था उसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक पढ़ा था। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। जब से सबसे पहला हमने स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जितने हमने अभी पढ़ा था वीडियो में सारे एक बार रिवाइज कर लेते ताकि दिमाग में अच्छे से चीज़ें हमें याद हो जाएंगे। लिखा हुआ चीज़ हम देखते हैं एक बार तो ये तो अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, बट एक बार जो हम रिवाइज कर लेते हैं बिना देखे वो अच्छे तरीके से दिमाग में चीज़ें रह जाती है, ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं बच्चों के लिए, तो अगर आप सभी टाइम पीरियड याद करते हैं उसको बार बार लिखिएगा तो कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल 100% मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अच्छे अच्छे काम करवाए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल था लाख बख्श, यानी कि वो लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए उसको उपाधि क्या थी? लाख बख्श की टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे की चीज़ें 2.5 दिन का झोपड़ा उन्होंने अजमेर में बनाया था, राजस्थान के अजमेर में बनाया था, इसलिए ये चीज़ें बता दी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सब भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जिसका उन्होंने नींव रखवाई थी और इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में पूरा काम करवाया था। ठीक है, इसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर मौत हो जाती है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में ही है, हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें क्या आ जाती है? इल्तुतमिश आ जाती है, 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा कुछ ही दिन शासन करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस तो है नहीं, इसीलिए मैंने बताया नहीं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। 12 से 11 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी पे बैठा था। फिर जूड़ का युद्ध लड़ा था, जूड़ जगह पंजाब में है, तो यहीं पे युद्ध लड़ा था, तो इल्तुतमिश ने उसको हत्या कर देते। इसके बाद अगला रूलर कौन हो जाते हैं? दिल्ली सल्तनत का, तो 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश हो जाते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने दल चालीसा या फिर तुर्की ने चहलगामी की स्थापना करा था, सबसे पहले उन्होंने करा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इल्तुतमिश से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, बलबन से बनते हैं, तो चीज़ें आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश हमने पढ़ा था और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, यानी कि जो कुतुब मीनार है उन्हीं के परिसर में उसका मकबरा है। अगला चीज़ हमने क्या पढ़ा था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 से लेकर 1240 तक था। रजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी, जो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोल्डनेस, जब रजिया सुल्तान जनता के पास जाती थी तो ये घोड़ों पर नहीं हाथी पर चढ़ के जाती थी। और एक आपने नाम सुना होगा याकूत खां, जो हबसी थे, एक याकूत खां, काफ़ी ज़्यादा जनता में गलत चीज़ें उन्होंने फैलाई थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो इतिहासकार का मानना है वो ही हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद रजिया सुल्तान के 1240 ईस्वी में हत्या कर दिए जाते हैं रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का दोनों का मकबरा कहाँ पर है? तो हरियाणा के कैथल एक जगह है, यहीं पे इसका मकबरा। फिर अगला रूलर हो जाते हैं बहराम शाह, जो रजिया सुल्तान के भाई है, उसका टाइम पीरियड 1240 से लेकर 1242 था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बलबन आते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, काफ़ी ज़्यादा राजा आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस कौन था? बलबन था, इसीलिए हमने बलबन के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ पढ़ा है। तो सबसे पहले बलबन ने क्या किया था? दल चालीसा का अंत किया था, जो काफ़ी ज़्यादा जर को ही ख़त्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल। इसके बाद रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, सिस्टम ऑफ सिजदा एवं पैबोश की नीति अपनाई थी उन्होंने, जिसमें सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाकर और पैबोस का अर्थ होता है बादशाह के पैर चूमना। ठीक है,
और इसके बाद लास्ट राजा कौन था, बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। सबसे पहले तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है शहजादा मोहम्मद का, और इसी पुत्र के वियोग में बलबन की भी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। और इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल पार्क मेहरौली में है, बलबन के और बलबन बेटा के भी, यानी शहजादा मोहम्मद के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बलबन ग्रैंडसन, यानी उसके पोते राजा बनते हैं, जिसका नाम था कैकूबाद, जिसका टाइम पीरियड था 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और उस टाइम अफगानिस्तान में एक राजा हुआ करता था, काबिला हुआ करता था, उसी के एक सरदार था जिसका नाम था मलिक फिरोज। तो मलिक फिरोज उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राजा हो जाते कैमूर्स हो जाते हैं, कैमूर्स को भी मलिक फिरोज हत्या करवा देते हैं, यानी कि जो लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी का कैमूर्सी था। इसके बाद नया डायनेस्टी आता है खिलजी डायनेस्टी, तो मलिक फिरोज के बारे में नया नाम देके खिलजी डायनेस्टी आते, उसी के बारे में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।